हाय गाइस, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं स्टडी हम यूट्यूब चैनल। साथियों, आज काफ़ी दिन के बाद हम रूबरू हो रहे हैं एक दूसरे से। उसकी वजह ये थी कि थोड़ा सा मुझे सर्दी और खांसी की कुछ शिकायत हो गई थी, जिसकी वजह से क्लास लेने में असमर्थ था। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम टेंस बोलते हैं। और इंग्लिश ग्रामर सीखने के क्रम में अगर हम बात करें टेंस की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना हम किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही से नहीं लिख सकते हैं, ना तो समझ सकते हैं। तो इस वजह से हमारा टेंस जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इंग्लिश ग्रामर पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में दो ही तरीके होते हैं, या तो हम टेंस से शुरू कर दें, या तो फिर हम इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब पढ़ें। तो मेरे समझ से अगर उनको पढ़ना है तो पहले हमको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है, कि उसको कैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कैसे प्रयोग होंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा और ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बात कर लेते हैं टेंस की। तो जैसे टेंस को हम हिंदी में काल बोल देते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश में उसको समझना चाहें तो टेंस को हम ये कह सकते हैं कि टेंस हमारा टाइम और एक्शन ऑब्लिक स्टेट जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है। हमारा टेंस जिसको हम कहते हैं, टेंस का मतलब वो टाइम भी दिखाता है, टाइम के साथ साथ हमारा कोई जो एक्शन हो रहा है उसको, वो किस टाइम पीरियड में एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन की स्थिति क्या है, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन जिसको हम बोल सकते हैं, उसको शो करता है। या तो उस जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस में, उसकी स्थिति दिखाता है कि आखिर वो है क्या, उसका स्टेट क्या है, वो उसका मेंटल स्थिति दिखा सकता है, उसकी फिजिकल स्थिति दिखा सकता है, उसकी सोशल स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्तर क्या है, उसका इकोनॉमिकल स्थिति क्या है, इन बारे में यही बता सकता है। तो हम देख लेते हैं, जैसा मैंने लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन ऑब्लिक स्टेट। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हम टाइम की बात करें तो टाइम को तो हम बेसिकली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी इसको समझने के उसमें इन जनरल हम कह देते हैं कि हमारा समय प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन भागों में इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इस समय जो हम बात कर रहे हैं पढ़ने या पढ़ाने की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसको हम समझ रहे हैं कि प्रेजेंट है। और अभी जो इससे पहले बीत गया है वो सारा हमारा पास्ट के अंतर्गत आता है। अच्छा, पास्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा बीता हुआ प्रेजेंट, जिससे अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे एक एक सेकंड बातें होती जाती हैं कि धीरे धीरे वो सब पास्ट होता जाता है। अच्छा, प्रेजेंट को हम महसूस कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं, तो ये हमारा तो प्रेजेंट को हम देख लिए। अगर पास्ट की बात रही तो आप कहेंगे कि जो हम प्रेजेंट में जिए हैं, जिस समय को हमने देखा है, जो कुछ किया है उसमें, वही हमारा पास्ट के अंतर्गत आता है। तो हम समझ लिए कि हमारा प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं और जो ये करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि समय रुकता नहीं है, समय धीरे धीरे एक एक सेकंड बढ़ता रहता है। तो जो हम कुछ आज कर रहे हैं ये हमारा धीरे धीरे पास्ट होता जा रहा है। जैसे कभी हम कक्षा 1 से पढ़ना शुरू हुए हैं, फर्स्ट क्लास से, सेकंड आए, थर्ड आए, तो आज वो हमारा पास्ट हो चुका है, वो हमारा भूत है, उसके बारे में हम कभी याद कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे लिए अगर करने के लिए कुछ है तो वो हमारा वर्तमान होता है, प्रेजेंट होता है। और कहावत भी है कि अगर भविष्य अच्छा करना है तो वर्तमान सही रखिए, आज मेहनत कर लीजिए, हो सकता है कि भविष्य अच्छा हो जाए। तो भविष्य क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस जिसकी बात कर रहे हैं, वो हमारा एक एजम्पशन हो सकती है, वो एक कल्पना है कि कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा, लेकिन डेफिनेट नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा है, हम उसके बारे में एक अनुमान लगाते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम टेंस को टाइम प्लस एक्शन ऑब्लिक स्टेट से दिखा सकते हैं। स्टेट के अंतर्गत हमारे फिजिकल स्टेट हो सकती है, हम
कैसे हैं दिखने में, कैसे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, क्या है, ये हमारा फिजिकल स्टेट दिखाता है। इसी तरह मेंटल स्टेट हमारे दिखा सकता है कि हम खुश हैं, दुखी हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो ये हमारा मेंटल स्टेट को दिखाएगा। और अगर जैसे मैंने लिखा है कि सोशल स्टेट, तो हमारा सामाजिक एक रिपुटेशन होता है, हमारा एक समाज में हमारी एक प्रतिष्ठा होती है, एक आम शोहरत होती है कि फला आदमी ऐसा है, वो ऐसे हैं, हाँ, तो अच्छी बुरी एक शोहरत होती है, उसको हम सोशल स्टेट कह सकते हैं। और जैसे इकोनॉमिकल स्टेट की बात करते हैं तो हमारा एक कैटेगरी वाइज हो जाता है कि हाँ ये मिडिल क्लास के हैं, ये लोअर मिडिल क्लास के हैं, पुअर क्लास है, अपर क्लास, ऐसा करके उसका भी विभाजन हो सकता है। तो ये सब हमारा स्टेट दिखाता है। स्टेट हमारा टाइम के साथ जब मिलता है तो ये भी बताता है कि हाँ ये हमारा प्रेजेंट का स्टेट है, हमारी वर्तमान की स्थिति क्या है। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टेंस, तो इस समय मेरी स्थिति क्या होगी, वो एक टीचर की होगी। मेरा ये बारे में अगर बताया जाए कि आइए मैं टीचर, तो मैं अपनी समय स्थिति बता रहा हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये मेरा स्टेट बता रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मोहन इज सैड, मोहन दुखी है, तो मोहन की स्थिति बता रहा है, और ये स्थिति वर्तमान की हो सकता है। मैं कहूँ कि मोहन वॉज सैड, मोहन दुखी था, तो ये पास्ट की बात हो जाएगी। इस तरह से जब टाइम के साथ हमारा ये स्टेट मिलेगा तो ये हमारी स्थिति को दिखाएगा। वो वर्तमान की हो सकती है, भूत की हो सकती है, या भविष्य की भी हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि टाइम को हमने 3 उसमें डिवाइड किया है। समय जो चल रहा है ये हमारा प्रेजेंट, और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे बीतता जाएगा ये हमारा बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट कहलाएगा। और जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग इतना सब प्रयासरत हैं, आप भी लगे हुए हैं, लगातार स्टडी कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, सबका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी को हम फ्यूचर बोलते हैं कि आगे आने वाला जो समय होगा। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि एक्शन हमारा किस तरह से हो सकता है, एक्शन को हम कैसे दिखाएं। तो मैंने यहाँ कुछ ये बना रखा है, तो ये मान लीजिए कुछ हमारे ब्रिक्स हैं, ईंट जिनको बोलते हैं, ये हमने मंगवाई है। कोई आदमी है अपना घर बनवाना चाह रहा है, तो उसके घर से थोड़ा दूरी पर उसने आके ट्राली वाले ने उतार दिया है, तो यहाँ रखा हुआ है। अब इनका महोदय का मान लिया जो घर है वो यहाँ कहीं पे है, और तो ये अब यहाँ रास्ता पतला था जिसकी वजह से वहाँ तक ट्राली नहीं जा सकी। तो ये सोच रहे हैं कि बाई मैन फोर्स किसी मज़दूर की मदद से इसको अपने घर तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो ये इनसे इनका बात होती है, एक टेंडर के रूप में इनको ये ठेका दे देते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि भाई हमारा ये 1000 ईंट है, आपको इसको यहाँ पहुँचाना है। तो उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो भी हुआ 200-300 रुपये में अपना तय होता है। और अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, ये काम अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी हमारी उनकी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया, उन्होंने काम करने के लिए ये राजी हो गए हैं। थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, ये अपना यहाँ से ईंट उठाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ले जाके यहाँ रखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्थिति है, जब काम करना ये शुरू कर रहे हैं, तो इस समय इसको हम बोलेंगे, ये जो हमारा प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कहलाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कुछ ही समय बाद धीरे धीरे ये करते 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 सारी ईंट यहाँ से उठा के यहाँ महोदय शिफ्ट कर दे रहे हैं, और उसके बाद जाते हैं जिनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, आके बताते हैं कि मैंने सारा ईंट यहाँ से उठा के सब कुछ यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तब जब शिफ्ट कर दिया है तो हमारा काम क्या हो चुका है, जितना इनका काम मिला था ये कंप्लीट हो गया है। और इसको हम परफेक्ट, ये प्रोसेस क्या हुई, हमारा परफेक्ट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारा जो यहाँ पहुँचना था सारा माल पहुँच चुका है। अच्छा, एक आदमी ऐसे करता है और इसको काम को कॉन्ट्रैक्ट भी करवा लेता है। दूसरा आदमी वो है कि ये तो भाई
नौकरी चाकरी वाले आदमी थे, इनको अपना टाइम नहीं था, इन्होंने अपना ठेका दे के सारा काम करवा लिया, कौन झंझट पाले, इनको ताक के कौन बैठेगा। लेकिन दूसरे महोदय थे वो खाली बैठे रहते थे, उनको लगा कि कोई काम है नहीं, चलिए इनको डेली बेसिस पे मजदूरी पे रख लेते हैं और इनके साथ लगे रहेंगे, हो सकता है कुछ पैसे बच जाए, होता भी वही है। तो इन्होंने क्या किया कि इनसे बात कर ली डेली वेजेस के हिसाब से और इनको बता के कि ये सामान यहाँ शिफ्ट करना है। तो मान लीजिए उनका घर यहाँ था, उन्होंने अपना इनसे बात की और वो इनको बता के चले गए। ये काम शुरू होता है और ले जाके ये ईंट धीरे धीरे यहाँ इकट्ठी करना शुरू करते हैं इनके घर में, और वो महोदय इनको बता के चले जाते हैं अपना कुछ दूसरा काम धाम देखने, खाना पानी करने। उसके बाद जब घंटे डेढ़ घंटे बाद ये आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ से कुछ ईंटें ख़त्म होके इनके घर पहुँच चुकी हुई होती हैं। तो यहाँ जो आ गया हमारा, जो हमारा काम था, जो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इतना काम हमारा परफेक्ट हो गया है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये काम हमारा परफेक्ट हो गया है, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी वो बंदा लगा हुआ है क्योंकि इसके पास अभी ये काम बचा हुआ है, तो ये अभी कंटिन्यू है ये प्रक्रिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो तरह के वर्क हमको देखने को मिल रहे हैं, एक तो परफेक्ट हो चुका है और दूसरा जो कंटिन्यू है उसको हम प्रोसेस परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। ठीक है, तो यहाँ हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रोसेस कैसा है, परफेक्ट भी है, पार्शियली परफेक्ट हो चुका है और अभी कार्य जारी है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कोई प्रक्रिया, कोई काम जब शुरू होता है तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है और उसके बाद धीरे धीरे करके उसका एक निश्चित समय अंतराल में, जैसा भी उसका टाइम लिमिट रहता है, तो वो धीरे धीरे करके समाप्त होता है या कंप्लीट होता है, जिसको हम परफेक्ट कहते हैं। और इसका एक स्टेज ऐसा होता है जब कार्य का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, जैसे अगर हमारे टीचर ने कभी हमको कहा कि ये लेसन हमको याद करके दिखाओ, लर्न करके सुनाओ, तो हम लर्न करना शुरू करते हैं। तो हो सकता है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन उसका हम याद करते हैं, तब तक टीचर पूछ लेता है क्यों जी कुछ याद हुआ, तो आप बोलते हैं कि सर 2 क्वेश्चन याद हो गए, बाकी अभी 4-6 जो हैं वो बाकी हैं। तो जो हमारे 2 क्वेश्चन याद हो चुके हैं उसको हम परफेक्शन में दिखाते हैं कि हाँ इतना काम हमारा परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप कहेंगे कि अभी याद कर रहे हैं, अभी हम उसको लर्न कर रहे हैं। तो जो वो प्रोसेस अभी चल रहा है उसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, उसको हम कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि कोई काम शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो करके कुछ कंप्लीट होता है और कुछ कंटिन्यू रहता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि इस 3 प्रोसेस से होकर हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो इससे क्या समझ में आता है, इससे अभी मैंने खाना खाना शुरू नहीं किया है, मैंने खाना खाना शुरू नहीं किया है और खाना कंप्लीट भी नहीं हुआ। जब शुरू नहीं हुआ तो कंप्लीट कैसे होगा। अच्छा, जैसे कह दिया जाए कि मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। अच्छा, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसको मैं लिख के आपको बताना चाहूँ। जैसे मैंने लिखा कि मोहन स्कूल जाता है। इस सेंटेंस के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या बताना चाहता है कि जैसे मैंने कहा कि मोहन स्कूल जाता है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये तस्वीर आ रही होगी कि मोहन का उनके सामने एक चित्र नज़र आ रहा होगा कि ये मोहन है और पीछे बैग टांग के वो स्कूल जा रहे हैं। कुछ लोगों की नज़र में के सामने ये चित्र बन रहा होगा, वो कल्पना कर रहे हैं कि हाँ वो मोहन बैग लेके स्कूल जा रहा है। अगर मैं यही कहूँ कि मोहन स्कूल जा रहा है और मोहन स्कूल जाता है, तो इसमें इन दोनों सेंटेंस में मैं आपको एक बार लिख देता हूँ कि मोहन
स्कूल जा रहा है। तो बहुत से बच्चे होंगे जो अभी टेंस नहीं पढ़े हैं या बहुत डिटेल में नहीं पढ़े हैं, उनको इन दोनों टेंसों में, इन दोनों सेंटेंस में हो सकता है कि ये लगे कि दोनों एक ही बात लिखी है। लेकिन मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहन आज पहली बार स्कूल जा रहा हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मोहन स्कूल जाता है, तो आपके मुंह से निकलेगा नहीं सर जी, मोहन कभी स्कूल नहीं गया, आज पहली बार जा रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लें, जैसे कोई लड़का कभी क्रिकेट नहीं खेला है, आज वो मैदान में आ गया, तो उसको देख के अचानक किसी के मन में उत्साह जगा कि भाई ये लड़का भी क्रिकेट खेलता है क्या। तो जो वहाँ साथ में होंगे वो यही कहेंगे कि नहीं, वो क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन आज पहली बार खेलने आया है। तो यहाँ इस चीज़ का फ़र्क देखिएगा कि अगर हम लिखते हैं कि वो यह कार्य करता है, मोहन स्कूल जाता है, तो ये हम एक दिन की कोई प्रक्रिया नहीं बता रहे हैं। मोहन स्कूल जाता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो पिछले 1 महीने से जा रहा हो, 1 हफ्ते से जा रहा हो, लेकिन ये प्रक्रिया आज तो नहीं शुरू हुई है। ठीक है। जैसे उसके बाद हमने कहा कि मोहन स्कूल जा रहा है, तो ये प्रोसेस जो मैंने बताया कि कंटिन्यू है, वो घर से निकला होगा और अभी रास्ते में कुछ दूर जा रहा होगा, तो इस समय हम उसको बोलेंगे मोहन स्कूल जा रहा है। लेकिन अगर वो आज पहले दिन जा रहा है तो हम इसको कभी नहीं कह पाएंगे कि मोहन स्कूल जाता है, हम यही कहेंगे कि मोहन आज स्कूल जा रहा है। जैसे अगर मैं रोज़ सुबह 8 बजे सो के उठता हूँ, एक दिन मैं संयोग से सुबह 6 बजे उठ गया हूँ और किसी ने मुझे बाहर देखा, तुम पूछ लिया मेरी मम्मी से कि अरे सर क्या सुबह रोज़ 6 बजे उठते हैं, तो जो मेरे घर के गार्जियन होंगे या जिनसे पूछा जा रहा होगा वो यही बोलेंगे कि नहीं, आज ये 6 बजे उठे हैं, रोज़ तो 8 बजे सो के उठते थे। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो रूटीन एक्शन होता है उसको हम एक डिफिनिट टाइम फ्रेम, किसी निश्चित टाइम फ्रेम में नहीं कवर कर पाते हैं, इसीलिए इसको हम इनडिफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। अभी हमने प्रोसेस क्या देखी, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस देखी। और जिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्य किस दिशा से निकलता है, तो आप सब यही बोलेंगे सर सूर्य तो पूरब से निकलता है। हो सकता है आप ये भी कह दें कि सर ये तो प्रक्रिया बिल्कुल डिफिनिट है, हमेशा सूरज पूरब से निकलता है। आप कहते हैं ये इनडेफिनिट है। लेकिन इनडेफिनिट ये क्यों है, क्योंकि एक निश्चित टाइम पीरियड नहीं। हम भी देख रहे हैं कि सूरज जब से पैदा हुए, बड़े हुए, जानकार हुए, देख रहे हैं सूरज पूरब से निकल रहा है, निकलता है। हमारे पिताजी दादाजी भी यही बताते थे कि निकलता था। तो उसका एक निश्चित टाइम फ्रेम में हम नहीं बांध पा रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो नॉनवेज नहीं खाता है, किसी दिन अचानक उसके कुछ दोस्त उसको बताते हैं कि यार बहुत इसमें मज़ा है, तो गया खा लिया। अगर आप तो कोई उससे पूछता है कि यार क्या आप नॉनवेज खाते हो, तो आप लोग वो भी कहेंगे नहीं मैं आज खाया हूँ, मैं ये खाता नहीं हूँ। जो हमारा इनडेफिनिट कहने का है, इसको मैं इधर मार्क कर देता हूँ। जो इंडेफिनिट प्रोसेस कह सकते हैं इसको, इसके माध्यम से हम क्या दिखाते हैं, किसी चीज़ की रूटीन। हमारा कोई रूटीन एक्शन हो गया, कोई रेगुलर एक्शन हो गया जो हमेशा एक नियमित अंतराल पे होता है। जैसे मैं कहूँ कि सरला हर सोमवार को मंदिर जाती है, तो ये क्या है, उसकी एक आदत है, उसकी एक हैबिट है कि वो हर सोमवार को जाएगी। कहीं ये नहीं होगा कि आज वो सोमवार को पहली बार गई है, तब आप ये नहीं कहोगी कि सरला सोमवार को मंदिर जाती है, आप यही कहोगे कि आज पहली बार गई है। ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखाएगा, रूटीन एक्शन, कोई हैबिट, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जो सार्वभौमिक सत्य है। जैसे मैं कहूँ कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं हुई,
और हम इन जनरल इस अपने जहाँ पर निवास कर रहे हैं बहुत पहाड़ियों पे ना जाएं या बहुत नीचे ना जाएं समुद्र तल के आसपास, तो लगभग सामान्य स्थिति में यही होगा कि सूर्य जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। अगर इसी तरह हो देख लिया जाए कि हम कहूँ कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बनता है, तो ये एक आम बात है। ये क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है। फैक्ट है ना, फैक्ट का मतलब वो प्रूवन चीज़ है, वो साइंस द्वारा प्रूव की जा चुकी है। तो इंडेफिनिट के माध्यम से हम रूटीन एक्शन, हैबिट, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ और कोई फैक्ट है उसको हम दिखाते हैं। तो हमने अभी तक क्या समझा कि हमारा टेंस जो है वो टाइम प्लस एक्शन या स्टेट को दर्शाता है। और हमने टाइम के बारे में देखा कि टाइम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा पास्ट, फिर प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर। तो अगर उसके बाद हमने देखा कि एक्शन हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक्शन हमारा 4 तरीके से होता है, 4 प्रकार के प्रोसेस होती है हमारी एक्शन की, जिसको हमने देखा कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हमारा टेंस टाइम और एक्शन को मिला के टोटल इसके कितने टाइप्स बन जाते हैं। जैसे मैं इनको एक साथ कनेक्ट करूँ कि हमारा एक्शन ये 4 प्रकार का हुआ और ये इन तीनों टाइम के साथ इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं कि हमारे पास्ट के भी 4 टाइप के एक्शन, प्रेजेंट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4, जिनको हम इन जनरल पढ़ते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से हमारे टोटल टेंस जो हो जाते हैं वो 12 हो जाते हैं या 12 हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि टेंस हमारे सामान्य तौर पे 12 हुए और इनको समझने के लिए हमने ये देखा कि पहले हमने टाइम को डिवाइड किया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, उसके बाद एक्शन को डिवाइड किया। तो हमने देख लिया कि ये तो हमारा एक्शन का पार्ट हुआ। और उसके बाद जब मैंने बताया था कि स्टेट की बात, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेट हमारी इस तरह से हो सकती है। फिजिकल स्टेट हो सकती है, मेंटल स्टेट हो सकती है, सोशल स्टेट हो सकती है, इकोनॉमिकल स्टेट हो सकती है और भी कई तरह की स्टेट हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमारा टेंस टाइम प्लस एक्शन या स्टेट को दर्शाता है। टाइम के साथ एक्शन या स्टेट को हम अगर कंबाइन कर दें तो हमारे टेंस या काल को दर्शाता है कि हाँ, उससे हमको ये पता चलता है कि ये एक्शन जो हुआ है, जो कार्य हुआ है, इस टाइम में हुआ है और एक्शन की स्थिति क्या है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यू प्रक्रिया में है कि वो पार्शियल कंप्लीशन की तरफ है या कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा इस तरह से टेंस दर्शाता है। और टेंस को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है हमारा वर्ब। जैसा कि हमने देखा है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक सामान्य जो उसका एक स्ट्रक्चर होता है किसी सेंटेंस का, उसको हमने देखा है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए थे या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जब पढ़ाया था तो हाँ, मैंने बताया था कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ हो सकता है और किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन होगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ 2 चीज़ें और हमको मिलती हैं। वहाँ हम देखते हैं कि हमको
इन्फिनिटिव और जीरंड, ये हमारे केवल यही हमारे सब्जेक्ट के हिस्से हो सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। इनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ कि सब्जेक्ट का, तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि राम इज गोइंग टू स्कूल, मैंने ये लिख रखा है यहाँ। इसको हम देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी इस पे ना जाएं, ये क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह दर्शा सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा ये है और यहाँ क्या है, ये वर्ब है। अगर मैं इस सेंटेंस को, मैंने यहाँ कहा कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, मतलब राम स्कूल जा रहा है, ये हमारा वर्तमान स्थिति को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, गोइंग हमारा ये बता रहा है कि प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है और ये इज़ ये दर्शा रहा है, ये टाइम को दर्शा रहा है। हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमारा टाइम दर्शा रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन अगर इसी को मैं उठा के मैं यहाँ वाज लिख दूँ तो राम वाज गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब ये हो रहा है कि राम स्कूल जा रहा था। अभी तक हमने क्या देखा कि राम स्कूल जा रहा है, अब हो गया कि राम स्कूल जा रहा था। इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमारा सेंटेंस का पूरा अर्थ बदल गया है। अभी तक राम स्कूल जा रहा है, अब यहाँ राम स्कूल जा रहा था। और इसको भी मैं अगर हटा के यहाँ लिख दूँ कि विल बी गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब होगा कि राम स्कूल जा रहा होगा। क्या हुआ हमारा, पहले हमने देखा कि ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके बाद जब मैंने यहाँ वाज लिखा तो हमारा ये पास्ट को दर्शा रहा था, और जब मैंने यहाँ विल भी लिखा तो ये हमारा फ्यूचर को दर्शा रहा है। तो आप ये बताइए क्या मैंने सब्जेक्ट को टच किया या ऑब्जेक्ट को टच किया? ये दोनों पहले भी वैसे थे, अब भी वैसे हैं, लेकिन चेंज कहाँ हुआ है हम देखें तो मैंने इस वर्ब को चेंज करके हमारे टाइम को चेंज किया है। टाइम मतलब टेंस ही समझ लीजिए उसको, कि हमारा उससे पूरा समय बदल गया। कि पहले मैंने इज लिखा तो वहाँ देखा कि ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है, वाज लिखा तो वहाँ समझ में आया ये पास्ट को दर्शा रहा है, और जब विल भी लिखा तो फ्यूचर को दिखाने लगा। तो इसका मतलब हमारी वर्ब जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इस टेंस को समझने में। बाकी ये सब चीज़ें जो हम पढ़ेंगे कि ये प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसको तो ये हम तब पढ़ेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, तब वहाँ इसको समझेंगे इनका क्या महत्व है और इनकी जगह कौन क्या होगा, कैसे यूज होगा, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन टेंस में हम ये देख रहे हैं कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वर्ब की है। किसकी? वर्ब की। तो आइए देख लेते हैं। मैं लिखूं VERB वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। इसके जब मैं फॉर्म की बात करूं, इनको हम इंग्लिश में 5 फॉर्म होते हैं इनके। पहला हम फर्स्ट फॉर्म, दूसरा हम कह सकते हैं सेकंड फॉर्म, V2 से दर्शा देते हैं, तीसरा देख रहे हैं V3 फॉर्म, चौथा V4, हम इसको ऐसे लिख लें, पांचवा हमारा V5, मतलब वर्ब की 5th फॉर्म।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो हम जब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सारा स्ट्रक्चर जो है वो वही है, लेकिन हम खाली वर्ब को बदल रहे हैं और हमारा पूरा टेंस बदल जा रहा है, मतलब पूरा हमारा उसका समय बदल जा रहा है, उसका कहने का मतलब पूरा अर्थ बदल जा रहा है, तब हम वर्ब को देख लेते हैं कि कहाँ क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं V1 जो होती है वो वर्ब का मूल रूप होती है, मतलब बेस फॉर्म कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि एक वर्ब एक गो, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारे प्रेजेंट को दर्शाता है। जब भी इसका प्रयोग होगा ये हमारा प्रेजेंट को दिखाएगा। और इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है वेंट, ये हमेशा पास्ट को दिखाएगा। और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा इसको हम गान कहते हैं, और ये हमेशा परफेक्शन को दिखाएगा। और V4 जो है वो V + ing, यहाँ इसको हम कहें कि V1 + ing करके होता है। जैसे इसको हमारा फर्स्ट फॉर्म क्या था गो, और उसमें हम ing लगा दें तो ये गोइंग हो गया। ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाता है। और ये फिफ्थ फॉर्म जो होता है V1 में यस या ईएस जोड़ के बनाते हैं। तो हमने देखा कि हमारा प्रेजेंट टेंस ये किसको दिखाएगा, ये हमारा प्रेजेंट को दर्शाएगा, ये पास्ट को दिखाएगा, और ये परफेक्शन को दिखाता है। इसको हम पार्टिसिपल भी बोलते हैं। यहाँ हम V3 पढ़ते हैं, लेकिन आप NCERT की किताबें उठा के देखेंगे तो वहाँ पार्टिसिपल लिखा होगा। और ये V4 फॉर्म है जिसके माध्यम से हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाते हैं कि कोई का जहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाना होगा वहाँ हम V1 + ing का प्रयोग करते हैं। और हम अगर टेंस में देखना चाहें तो हमारा कहाँ कहाँ इसका उपयोग होगा, कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस, दो प्रोसेस को दिखाने के लिए हम V1 + ing का प्रयोग करते हैं। और ये दो प्रोसेस जो है तीनों टाइम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो दो तिया छः टेंस, मतलब 12 टेंस में हम 6 टेंस में V1 + ing का उपयोग करेंगे। और ये हमारा क्या दिखाता है, जब V1 + यस या ईएस जोड़ते हैं तो ये भी हमारा इंडेफिनिट को ही दिखाता है। इंडेफिनिट की बात आती है तो वहाँ वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन या सिंगुलर होता है, ठीक है। और जब हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वहाँ हम V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये दोनों हमारा क्या दिखा रहे हैं, V1 और V5। मैं अगर कहूँ कि V1 और V5 हमारा ये प्रेजेंट को दर्शा रही हैं, V2 हमारा पास्ट को दर्शाता है, तो बचती है फ्यूचर। हमने देखा कि फ्यूचर भी एक टेंस है और फ्यूचर को दर्शाने के लिए हमारे पास कोई वर्ब नहीं है। इंग्लिश में बेसिकली ये एक कमी समझिए कि फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए हमारे पास कोई सेपरेट वर्ब नहीं होती, वर्ब की फॉर्म नहीं होती। जैसे कि हम हिंदी में अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो जाता हूँ ये हमारा प्रेजेंट को दिखा रहा। अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जाता था तो ये मेरा पास्ट को दिखाएगा। और मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा तो ये फ्यूचर को, भविष्य काल को दिखाएगा। तो वहाँ हमारे हिंदी में तीनों काल के लिए या तीनों टेंस के लिए हमारी 3 तरह की वर्ब प्रयोग होती थी। लेकिन यहाँ हम इंग्लिश में ये देखेंगे कि हमारी V1 और V5 जो है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हमारा प्रेजेंट को दिखाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो हमारा पास्ट को दिखाएगी। बाकी ये दोनों डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिखाएंगे कि क्या वो एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है या
अंडर प्रोसेस है, तो उस चीज़ को और फ्यूचर को हमको दिखाने के लिए हमको मॉडल्स का भी उपयोग हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे अभी मैंने लिखा था कि ही विल बी गोइंग टू स्कूल, यहाँ मैंने कंटिन्यूअस V4 का उपयोग किया था गोइंग, और उससे पहले मैंने विल बी लगाया हुआ था, जो हमारा क्या दिखाता है, वो मॉडल्स के माध्यम से बनाया जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैंने यहाँ लिखा कि राम विल रीड बुक, इसका मतलब राम किताब पढ़ेगा। तो इसके लिए ये रीड जो है हमारा, ये तो V1 है, फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट को दिखाता है। फ्यूचर दिखाने के लिए हमको इस विल का सहारा लेना पड़ा, जो हमारा ये मॉडल कहलाता है। जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊँगा तो पूरा पढ़ाऊँगा कि मॉडल्स क्या होते हैं, सेमी मॉडल्स क्या होते हैं। तो यहाँ हमको ये समझ में आया, बहुत से ग्रामेरियन जब आप देखेंगे आजकल मॉडर्न ग्रामेरियन जो है वो मानते हैं कि टेंस केवल दो ही तरह के हैं, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट। फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, क्योंकि उसके लिए वर्ब ही नहीं है इंग्लिश में, और उसको हम एक मॉडल्स की हेल्प से दिखाते हैं। इसलिए मॉडर्न ग्रामेरियन जो हैं वो फ्यूचर टेंस ही नहीं मानते हैं। लेकिन आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए, इनका स्ट्रक्चर समझ लीजिए क्या है। तो एक बार मैं इन सब चीज़ों को कंक्लूड करना चाहूँगा कि टेंस हमारा टाइम और एक्शन या स्टेट को दिखाता है। टाइम का जब के साथ जब एक्शन या स्टेट का कॉम्बिनेशन होता है तो वो हमारा टेंस कहलाता है। और ये हमारे 12 टाइप्स के होते हैं, मतलब 12 प्रकार के होते हैं, जो मैंने ये लिखा है, सब आपको बता भी चुका हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 12 टाइप्स के हैं। तो इनको हमने देख लिया, और हमने स्टेट के बारे में देखा कि ही इज़ अ डॉक्टर। क्या है ये? उसका एक सोशल स्टेटस है कि हाँ वो एक डॉक्टर है। मैंने कहा कि सीता इज़ ब्यूटीफुल, तो वो क्या है? उसकी खूबसूरती को बता रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट को बता रहा है। तो हम देख लिए हैं और इनको समझ लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसके पहले मैं बता दूं कि मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस कवर किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखना तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखने के साथ साथ ही टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब आगे मैं पढ़ाऊंगा इनको बारी बारी से सेपरेटली एक एक टेंस कवर करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो वहाँ आपको देखना होगा कि सेंटेंस कैसा है, डिक्लेरेटिव है, एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव है या एक्सक्लामेटरी है, कैसा सेंटेंस है। जब तक उसको नहीं जानेंगे तो वहाँ आपको कठिनाइयाँ होंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत ही विस्तार से, क्योंकि ये बहुत ही एक कन्फ्यूजिंग टेंस है हमारा, जिसके बारे में लोगों को भ्रम रहता है बहुत ज़्यादा, तो समझना बड़ा कठिन होता है थोड़ा सा। तो मैं उसको बहुत डिटेल में कवर करूँगा और आपसे यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहिए। इसके पहले मैंने कवर किया है प्रोनाउंसिएशन के लिए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी मैंने यहाँ सेंटेंस लिखे हैं और सेंटेंस में जो भी वर्ड प्रयोग किए गए हैं, ये सब इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, ना कि इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्पेलिंग लिखी हुई है। मैंने ये एक्शन लिखा है तो ये इसकी स्पेलिंग है। ये क्या लिखा हुआ है कैसे हम समझेंगे? अभी तक कुछ चीज़ें हैं हम पढ़ते आए हैं बचपन से, तो हमको रट गई हैं, लेकिन अगर हमसे कोई ये कहे कि इसको प्रूफ करिए कि ये ही लिखा है, तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कहूँ
कि PUT, ये हम इसको पुट बोलते हैं, और इसी तरह BUT है तो इसको हम बट बोलते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिससे हम साबित करें कि ये पुट है और ये बट है। अगर हम इसको कहते हैं पुट तो सामने वाला ये कह सकता है कि अगर PUT पुट है तो BUT बुट क्यों नहीं है। तो हम उसको किसी ठोस तर्क के माध्यम से ये नहीं बता पाएंगे कि नहीं ये ऐसा है। तो इसके लिए हमको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे 26 लेटर्स हैं, लेकिन जब इनके साउंड सिंबल की बात की जाती है तो वहाँ 44 होते हैं। यही वजह है कि इंग्लिश को एक अनफोनेटिक लैंग्वेज कहा जाता है, जो जितने लोग होते हैं उतनी तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है। तो बड़ी कठिनाई हो जाती है, खासकर हिंदी भाषी लोगों के लिए, हम जैसे इंडियन लोगों के लिए तो ये काफ़ी भ्रम पैदा कर देता है। तो आपसे मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन करके एक प्लेलिस्ट है चैनल में, जाके आप उसको देखिए, उसको पढ़िए और समझिए, क्योंकि हम इंग्लिश जानने आए हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से जानें, उसको उसी हिसाब से प्रोनाउंस करें कि कैसा उसका सही से प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। और ये हम किसी के भरोसे ना रहें, डिक्शनरी उठाएं, या तो अपने मोबाइल में जब हम डालेंगे गूगल पे तो उसके सामने लिख के आता है। लेकिन जब तक अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहूँ कि जैसे अगर हमको हिंदी के जो स्वर व्यंजन हैं, जो उसकी वर्णमाला है, अगर वो हमको नहीं आती होगी तो मैंने ये क्या लिखा है बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगा। मेरे सामने ये लिखा है कि क्रिया है, लेकिन अगर मैं हिंदी नहीं जानता हूँ तो नहीं पढ़ पाऊँगा। इसी तरह से उसके सामने दो तिरछी लाइनों में ऐसे करके कुछ लिखा होगा, तो ये क्या लिखा हुआ है अगर मैं नहीं जानता हूँ तो मैं इसको नहीं पढ़ पाऊँगा, या आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। जो भी कोई हो, हम हैं, आप हैं, कोई नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हम ये क्या लिखा हुआ है इसको नहीं समझते हैं। तो उसको आप जानिए, उसको आप पढ़िए। जो भी नहीं समझ में आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कोई डाउट है आपको तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूँगा। कई ऐसे उसमें साउंड सिंबल हैं, बेसिकली डिफ्थांग्स में भी हैं और मोनोफ्थांग्स में भी हैं, तो उनको मैं बारी बारी से छोटे छोटे वीडियो में कवर कर दूंगा। आप लोग पढ़िए, उसको समझिए। तो ठीक है, आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्टडी जारी रखिए।